मेरे साथ इस समय झाबुआ में मौजूद हैं शहीद समरसता मिशन के राष्ट्रीय संयोजक मोहन नारायण जी। एक वक्ता माने जाते हैं और ये हम कहें कि हिंदुत्व पर खुलकर बोलते हैं तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। कुछ सवाल हैं, कुछ मुद्दे हैं, उनसे हम बात करेंगे। कल आपका हमने वहाँ पे एक भाषण सुना आज़ाद नगर में। आज़ाद जयंती पे आप पहुँचे थे, क्या सोच थी उसके पीछे? चंद्रशेखर आज़ाद का जो जन्म स्थान है वो अपने आप में एक राष्ट्रीय तीर्थ है, लेकिन जो वहाँ का जनमानस है उसका सीधा जुड़ाव उनके साथ में नहीं है। एक छोटा कार्यक्रम उसका प्रयास था। 117 विद्यालय जो लगभग 20 किलोमीटर की परिधि में भाभरा जन्म स्थान की परिधि में आते हैं, ऐसे 117 संस्थानों में पिछले 1 महीने से लोगों के द्वारा, युवाओं के द्वारा जाकर के आज़ाद कथा की जा रही थी। फिर उन्हीं में से जो उनके रिप्रेजेंटेटिव्स थे उनका एक सम्मेलन हुआ। उसमें आज़ाद जी का जो जीवन था, आज़ाद जी के जीवन का एक हिस्सा तो देश जानता है कि उनका बलिदान हुआ था, लेकिन उनके बलिदान के बाद उनकी जो सोच थी वो कैसा भारत चाहते थे, शहीद चंद्रशेखर आज़ाद के सपनों का भारत क्या हो, ये आज राष्ट्रीय विमर्श का विषय बने, इसलिए एक वहाँ पर रचनात्मक कार्यक्रम था। इस समय मणिपुर को लेकर बड़ी चर्चा गर्म है और कई संगठन विरोध भी कर रहे हैं और भारत बंद का भी आह्वान किया है। ये मणिपुर पूरे जो मसला है उस पर आपकी क्या राय है? देखिए, मणिपुर हो या मिजो, बोडो, नागा, उल्फा, इस तरह की अलग अलग प्रॉब्लम्स हो, हमारे यहाँ पर ये कहने में कोई गुरेज नहीं कि जो केंद्र इसकी नीति का निर्धारण करता है, ये राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ा हुआ विषय है, भारत की अखंडता से जुड़ा हुआ विषय है। ऐसे लोग दिल्ली में बैठे जो नीति निर्धारक थे, लेकिन जिनको ट्राइब्स की समझ नहीं थी। हमारे यहाँ पर 70 सालों में लगातार जो नॉर्थ ईस्ट के हमारे 7 सिस्टर्स हैं, वहाँ पर गलत नीतियाँ थोपी गई और जो लोग वहाँ की, उनके अस्तित्व, उनकी अस्मिता, उनका विकास और आदिवासी समाज का के जो सांस्कृतिक जीवन मूल्य है उनको नहीं समझने वाले थे। दुर्भाग्य से उनके हाथ में सत्ता थी, उनकी गलत नीतियों के दुष्परिणाम हैं। दूसरा, एक अंतर्राष्ट्रीय जो अलगाववादी ताकतें हैं जो भारत को डिस्टर्ब करना चाहती है, हमारे इंटरनल इश्यूज़ में लगातार किसी न किसी रूप में नेगेटिव भूमिका अदा करती है। ऐसे सारे लोग, उसमें चाइनीज़ पावर भी इन्वॉल्व रहते हैं, म्यांमार से रिलेटेड जो पावर्स है वो भी इन्वॉल्व हैं। इन सब से मिलकर के वो एक समस्या, विकराल समस्या हुई। लेकिन मेरा अनुरोध इसमें पॉलिटिकल लीडर से इतना ही होता है कि जब राष्ट्रीय सुरक्षा का बात होती है उस समय राजनीति पर बात नहीं होना चाहिए, रणनीति पर बात होना चाहिए, जिसकी हम बार बार चूक करते हैं। लेकिन भील प्रदेश डोमेस्टिक इशू है। लगातार अभी मानगढ़ में एक सम्मेलन हुआ और भील प्रदेश की मांग की गई, तो भील प्रदेश बनना चाहिए? देखिए, ये एक संघीय ढांचे में छोटे राज्यों का बनना और उनका भाषा के आधार पर, उनकी संस्कृति के आधार पर और भविष्य की जो अधोसंरचना और जो विकास होगा वहाँ का, उस विकास के आधार पर छोटे राज्य बनना चाहिए, बनते आए हैं और उसके अच्छे रिजल्ट हैं। जहाँ तक भील प्रदेश के संदर्भ में बात है, ये एक विमर्श का विषय है, इस पर बिल्कुल चर्चा होना चाहिए और खुलकर के चर्चा होना चाहिए कि इसका लाभ कितना होगा, नुकसान कितना होगा। अगर पुराने हम एक्सपीरियंस देखें, एक स्टेट से बनकर के दूसरे स्टेट को जाना, उत्तराखंड, झारखंड, ये थोड़ा आसान होता है, लेकिन 4 स्टेट से कुछ हिस्सा काट करके एक स्टेट बनाना, ये कितना व्यवहारिक है, इस पर भी चर्चा होना चाहिए। इसमें एक चिंता का विषय ये भी है कि ये जनजाति क्षेत्र है पूरा। 2 करोड़ 40 लाख आदिवासी इन 4 राज्यों में निवास करता है, जिसमें से 2 करोड़ 10 लाख के आसपास तो अकेला भील ट्राइब्स है, जो पश्चिमी भारत को सबसे बड़ा ट्राइब्स है। उसकी जो आत्मिक इच्छाएं हैं उसको जानने की आवश्यकता है। कुछ ऐसे अलगाववादी ताकतें आज इन सारे क्षेत्र में, विशेष करके पश्चिमी भारत क्षेत्र में काम कर रही है, जिनका उद्देश्य किसी समाज का विकास नहीं है। उनको वर्ग संघर्ष वो पैदा करने की कोशिश कर रहे थे, नहीं कर पाए, अब वो एक वर्ण संघर्ष के रूप में यहाँ पर आए हैं। 2013 के बाद जो अपनी लीडरशिप का परिवर्तन माओइस्ट मूवमेंट ने किया, एमसीसी का विलय होकर के कम्युनिस्ट पार्टी माओवादी बनी, उनके जो थिंक टैंक हैं उन्होंने कई अलगाववादी मूवमेंट को पीछे से आग देने का काम किया। हमारे लिए चिंता का विषय ये नहीं है कि जनजातीय समाज इसका नेतृत्व करके उसका विकास करे, होना ही चाहिए, लेकिन उसमें अलगाववादी आंदोलनों से इसको बचाना, ये हमारे लिए चुनौती है। और आज जो हम आहट इस क्षेत्र में देख रहे हैं, जिस तरह की भाषा हम देख रहे हैं, वो निश्चित रूप से जनजातीय समाज को कई वर्ष पीछे धकेलेगा और राष्ट्र में एक अलगाववाद की आग लगाने की वो एक पृष्ठभूमि यहाँ पर राजनीति के धरातल पर तैयार कर रहे हैं इस समय। अब पारा में आपका एक भाषण हुआ था, उसमें आपने जयेश पर निशाना साधा था, उसके बाद जयेश के कई लोगों ने विरोध किया, उस स्टैंड पे आप अभी भी कायम हैं?
देखिए उसकी पृष्ठभूमि को समझना बहुत आवश्यक है। प्रतीकात्मक रूप से हम किसी का नाम लेते हैं। अगर कोई विषय हमको रखना होता है, हमने कहा आज अगर आप मुझसे पूछ रहे हैं जिस संगठन का नाम, उस संगठन के कौन से वाले गुट की बात है, क्योंकि उनके तो कई हिस्से हो चुके हैं और हर एक हिस्सा ये कहता है कि असली हम है, तो पहले तो उनको ये निर्णय करना पड़ेगा कि उसमें से क्लेम कौन कर रहा है इसके ऊपर। दूसरी बात, हमने प्रतीकात्मक रूप से आइडियोलॉजी पर वार किया था। हमारा स्पष्ट मानना है इस देश में निवास करने वाले सारे 135 करोड़ लोग हमारे लोग हैं, इसमें से कोई भी बाहर का व्यक्ति नहीं, सब हमारे भाई है। यही सामाजिक समरसता है। इनकी समस्याओं का निराकरण बिना हिंसा, बिना विद्वेष और बिना अलगाव के भी किया जा सकता है, किया जाता रहा है। हम उसी में विश्वास करते हैं, हम अलगाव में विश्वास नहीं करते। इसलिए जो भी संगठन काम कर रहा है, चाहे वो कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी से प्रेरित हैं, माओइस्ट आइडियोलॉजी से प्रेरित हैं, हम तो माओइस्ट लोगों को भी कहते हैं कि आप हथियार छोड़िए, आपके और हमारे मुद्दे समान है बहुत सारे। हम भी चाहते हैं कि अपनों में पहला अपना वो है जो वंचित है। और अगर इसकी हम बात करेंगे तो देश का जनजाति समाज बाकी किसी भी अपने से मेरा ज़्यादा अपना है, और इसलिए वहाँ पर हमको एक चिंता है उसके भविष्य की, एक दर्द है और एक पीड़ा है। उसका विकास नहीं हुआ है, लेकिन उसका लाभ उठा करके उसको अलगाववाद की आग में अगर कोई झोंकेगा तो फिर अबूझमाड़, फिर जंगल महल खड़े होंगे और उसके बाद दोनों तरफ से लड़ाई होगी। उसमें अंततोगत्वा जनजाति, आदिवासी, उसी का ही नुकसान होगा। हम उस नुकसान से डरते हैं। उसको आगाह करने के लिए हमने प्रतीकात्मक रूप से किसी संगठन का नाम लिया था और उनको कहा था कि आप जो ऐसा काम कर रहे हैं, जो आदिवासी अस्तित्व, अस्मिता और उनके भविष्य, उसको अंधकार में ढकेलने का काम कर रहे हैं, तो हम आपको नहीं बख्शेंगे। अंतिम सवाल सियासी है। मध्य प्रदेश में 47 सीटें हैं आदिवासियों की और कुल 80 सीटों पर उनका असर है। पिछली बार ज़्यादातर कांग्रेस के साथ गई थी, चर्चा ये है कि जयस के कारण गई थी। इस बार आप पूरे मध्य प्रदेश में घूम रहे हैं जनजातीय इलाकों में, आपको क्या लगता है, क्या संभावना है? राजनीतिक रूप से इसका उत्तर अगर मैं दूंगा तो मुझे भी किसी पार्टी का पक्ष या विपक्ष का बात माना जाएगी। फिलहाल मेरा स्टेटस है, मैं सामाजिक कार्यकर्ता हूँ, सारे दल मेरे अपने हैं। लेकिन अगर आदिवासी विकास के संदर्भ में ये सवाल है तो पिछले कुछ समय से हम ये मान सकते हैं कि शिक्षा का स्तर जैसे बढ़ा है, विशेष करके 90 के दशक के बाद, तो एक जागरूकता आई है और जनजातीय समाज ने अपने कर्तव्यों का निर्वहन तो किया है, लेकिन अब वो अपने अधिकार को समझने लगा है। पहले अन्याय होता था तो प्रतिक्रिया नहीं होती थी, इसलिए हम मान लेते थे कि अन्याय हुआ ही नहीं। अब अन्याय होता है तो प्रतिक्रिया होती है, प्रतिकार होता है और उसकी अभिव्यक्ति आंदोलनों के रूप में होती है। आंदोलन किसी भी लोकतंत्र के स्वास्थ्य की निशानी है। वो कड़वी दवाई है जिससे उसका डिटॉक्सिफिकेशन होता है सत्ताओं का, वो होना चाहिए। हम हर आंदोलन का हमको जो है उसको स्वागत करने की आवश्यकता है। हम भी स्वागत करते हैं, चाहे वो कुछ मुद्दों पर उनके हमारे विचार अलग हो। लेकिन राजनीतिक नेतृत्व ये बहुत आवश्यक है। राजनीतिक नेतृत्व अगर जिस समाज को, जिसकी आबादी 22.5% है, वो नहीं दिया जा रहा है या नहीं दिया जा, उसके लिए किसी का इंटेंशन खराब न भी हो, अगर हम ये बात मान लें, तो भी ये विचार की बात तो है कि उसको नेतृत्व क्यों नहीं मिला। हमारे अगर मध्य प्रदेश के कॉन्टेक्स्ट में हम देखते हैं तो मध्य प्रदेश में एक जनजातीय समाज, जो मध्य प्रदेश का जनजातीय समाज, वो 4 राज्यों को प्रभावित करता है सीधे तौर पर। इसलिए अगर मध्य प्रदेश में उस दिशा में कोई भी दल विचार करेगा मुखरता से, जनजातीय विकास के संकल्प के साथ में, तो निश्चित रूप से उसको जनजातीय क्षेत्र में समर्थन मिलेगा। अब इस बात को हो सकता है कोई ये भी कहे कि हमने कहा कि आदिवासी मुख्यमंत्री बनना चाहिए। अगर इसको इस रूप में ले तो क्यों नहीं बनना चाहिए, इस पर चर्चा क्यों नहीं होना चाहिए? उसको नेतृत्व नहीं दिया गया, इसके कारणों पर विचार होना चाहिए और नेतृत्व देकर के जनजातीय समाज को मुख्य धारा में लाने के लिए अगर राजनीतिक नेतृत्व सर्वोच्च भी देना पड़े तो देना चाहिए। हम केंद्र सरकार के एक कदम का स्वागत भी करते हैं इसमें, जो राष्ट्रीय जनजातीय गौरव दिवस जैसा अस्मिता से जुड़ा हुआ विषय उन्होंने किया, लेकिन मध्य प्रदेश को पहला आदिवासी राज्यपाल सेंट्रल गवर्नमेंट ने दिया है और इसलिए सामाजिक न्याय की दृष्टि से उसके सुपरिणाम भी दिख रहे हैं। अगर दूसरे कदम की ओर भी आगे बढ़ा जाएगा तो निश्चित रूप से हम इसका स्वागत करेंगे। तो आपने मोहन नारायण जी को सुना, मणिपुर से लेकर भील प्रदेश तक तमाम मुद्दों पर उन्होंने अपनी बेबाक राय रखी। अब इस इंटरव्यू पर आपकी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं।